इस कहानी का दूसरा भाग देखने से पहले कहानी के पहले भाग को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड स्क्रीन और कार्ड तीनों जगह पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। रेहान, अंबर के बारे में एक और बात पता चली है, सोचता हूँ तुम्हें बताऊँ या नहीं, डॉक्टर अजय बोला। ऐसी क्या बात है, रेहान ने पूछा। वो इसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट है दीपिका, उसे ब्लड कैंसर है। वो जहाँ मेहर एडमिट थी उससे एक कमरा छोड़कर दीपिका का कमरा है। इस दीपिका के इलाज का सारा खर्च अंबर बिल्डा दे रहा है और वो वहाँ रोज आता है। नर्से बता रही थी कि वो दीपिका खुद को अंबर की गर्लफ्रेंड बताती है। मुझे तो ये मेहर और अंबर का रिश्ता भी अजीब लगता है, क्योंकि मैंने दीपिका के ब्लड डोनर में मेहर का नाम देखा है। मैं तुम्हें सेंड करता हूँ, अगर तुम इसे चाहते हो तो इसे उस अंबर से अलग कर लो, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तभी रेहान के फ़ोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज खोल कर देखा तो वो हैरान रह गया। डोनर का नाम मेहर लिखा हुआ था। उसने मेहर की तरफ देखा, वो खुश लग रही थी। उसका दिल किया कि वो इस बारे में मेहर से बात करेगा, तो वो या तो कुछ नहीं कहेगी या वही कहेगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। लगता है उस अंबर से ही जाकर मिलना पड़ेगा। वो आकर उसके पास बैठ गया। खाना आ गया था। वो खाना खाने बैठे तो वो अपनी जगह से उठकर मेहर के पास आ गया। मेहर के हाथों में दर्द था, सो उससे बाल ठीक ढंग से बांधे नहीं गए। रेहान खड़ा हुआ। उसने मेहर के बैग से कंघा निकाल कर उसके बालों पर कंघी फेर कर उनमें रबड़ बैंड डाल दिया। उसे अजय की बात याद करके मेहर पर तरस और प्यार दोनों आ रहा था। उसने उसके सर पर हाथ फेरा, फिर बैठ गया। मेहर खाना खाने की कोशिश कर रही थी, पर हाथों में दर्द और पट्टी की वजह से उसे चम्मच बार बार गिर रहा था। रेहान ने उससे चम्मच पकड़ा और उसे खुद खिलाने लगा। वो बोला, सुनो मैं हूँ, मैं चलूँ तेरे साथ? उस अंबर से कहूँगा कि मुझे तेरी नैनी बना के रख ले। वहाँ कौन तेरे बाल बनाएगा और कौन तुझे खाना खिलाएगा? अरे तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वहाँ इतने नौकर चाकर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। तुम्हें पता है अंबर मेरे लिए स्पेशल खाना बनवाता है, मेहर बोली। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि इसकी बात पर यकीन करे या डॉक्टर अजय की। वो चुपचाप उसे खाना खिलाने लगा। रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में एक बिजनेस मीटिंग चल रही थी। वहाँ सेंटर में बैठा अंबर के चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जो बंदा बोल रहा था वो डरकर चुप हो गया। तभी अंबर बोला, बस सब बाकी की रिपोर्ट कल ऑफिस में देखेंगे, कहकर वो उठकर चल दिया। तेज फाइल्स उठाकर उसके पीछे चल दिया। सभी खड़े हो गए थे। मेहर ने दूर से ये सीन देखा। उसकी आंखें अंबर की आंखों से टकरा गई। अंबर की आंखों में आग थी। उसका दिल कर रहा था कि वो मेहर को डांटे, पर फिर उसने सोचा कि किस हक से मैं उसे डांटूं। ये मेरी पत्नी है, पर कागजों में। सो वो चुपचाप ऐसे ही गर्दन अकड़ाए हुए उसके पास से गुजर गया। उसके पीछे पीछे तेज भी मेहर को देखते हुए चला गया। ये पति है तेरा? मेहर, इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। हद है, तुम यहाँ किसी हैंडसम लड़के के साथ बैठी हो पर उसे फर्क ही नहीं पड़ता। यार तुम्हारी नहीं तो मेरे हैंडसमनेस की तो कद्र करता। उसकी जगह मैं होता तो आकर उस लड़के को पीट देता जो मेरी पत्नी के पास होता, रेहान बोला। वो ऐसा ही है, वो औरों जैसा नहीं है, यही बात उसे सबसे अलग बनाती है। इसलिए तो मुझे उससे प्यार हुआ, मेहर उसकी तरफ देखती हुई बोली। मेहर ने कह तो दिया, पर उसे खुद भी बुरा लगा कि अंबर ने रुक कर बात करना तो दूर, एक बार मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन तभी उसे याद आया। वो बोली, रेहान, असल में हमने ये शादी छुपा कर की है। वो नहीं चाहता कि लोगों को हमारी शादी का पता चले। तुम उसकी तरफ से कितनी सफाई दोगी? क्या क्या झूठ बोलोगी? रहने दो, अब मेरे साथ इस बारे में बात मत करना। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उसके बारे में बात छेड़ लेता हूँ। ये लो खाना खाओ। रेहान ने चम्मच उसके सामने करते हुए कहा। मेहर भी चुपचाप खाना खाने लगी। बाहर तेज कार ले आया था। अंबर ने बैठते ही कहा, कार अभी यहीं रहने दो। जी सर। तेज समझ गया था कि वो क्या चाहता है। वो शीशा चढ़ाकर कार में बैठा रहा। कुछ देर में अंदर से रेहान और मेहर बाहर आ गए। मेहर का बैग अब भी रेहान ने पकड़ा हुआ था। अंबर को बहुत गुस्सा आ रहा था। रेहान मेहर को वहीं खड़ा करके कार लेने गया। मेहर के चेहरे पर बनी हंसी एकदम से गायब हो गई। अब वो उदास सी खड़ी थी, मानो उसे कोई बात सता रही हो। वो बहुत दुखी थी, बस रो ही नहीं रही थी। अंबर उसके एक एक भाव देख रहा था। उसने देखा कि अचानक से फिर उसके चेहरे पर हंसी आ गई। उसने दूसरी तरफ देखा तो रेहान कार लेकर आ रहा था।
इसका मतलब है कि रेहान के जाने से दुखी और उसके आने से खुश हो रही है। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने देखा कि वो लोग चले गए तो वो बोला, ऑफिस चलो। तेज ने उसी वक्त कार चला दी। रेहान ने उसे अंबर के घर के पास उतार दिया और बोला, मैंने नंबर और एड्रेस तुम्हारे फ़ोन में फीड कर दिया है, तुम फ़ोन करना, ठीक है? हर 2 दिन में फ़ोन आना चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, उसने मेहर को धमकाते हुए कहा। मेहर ने कहा, तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा, कहते हुए वो अंदर चल दी। रेहान कह रहा था कि वो उसका सूटकेस अंदर छोड़ देता है, पर वो नहीं मानी। वो बोली, अंदर अंबर की मम्मी है, वो थोड़ी सी ऐसी ही हैं, जाने तुम्हें देख कर क्या कहें। मैं किसी को भेज देती हूँ सामान लेने, तुम जाओ, कहकर वो अंदर गई। उसने जाते जाते कई बार मुड़कर देखा। रेहान जाकर कुछ दूर रुक गया था। अब वो सूटकेस नहीं ले जा सकती थी। उसने बेल बजाई तो अंदर से काका आए। उसने काका से कहा, काका वो मेरा सूटकेस उठाकर मेरे कमरे में ले जाओ। काका सूटकेस लेने गए तो रेहान भी वहाँ से निकल गया। मेहर भी रेहान को देखकर अंदर अपने कमरे में चली गई। सूटकेस रखकर काका बोले, अब कैसी तबीयत है बेटा जी? सर बता रहे थे कि आप हॉस्पिटल में एडमिट थी। तुम्हारे सर ने मुझे हॉस्पिटल में देखा था? मेहर ने हैरान होकर पूछा। हाँ, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपके हाथ में कांच कैसे लगा। पर बिटिया, वो बड़ी मैडम ने मना किया था, इसलिए हमने बताया नहीं, हमें माफ़ कर देना, काका हाथ जोड़कर बोले। कोई बात नहीं, मुझे सब पता है, मैं भी नहीं बताऊंगी, मेहर बोली। फिर काका चले गए। वहाँ से निकलकर रेहान का दिल कर रहा था कि वो अंबर से बात करेगा, पर फिर मेहर की याद आते ही उसने सोचा कि वो अभी बात नहीं करेगा जब तक मेहर खुद नहीं कहती। वो उससे बात नहीं करेगा, कहीं बात और न बढ़ जाए। अंबर अपनी कंपनी में आया। सब उसे देखकर वहीं जम गए जहां वो खड़े थे। रिसेप्शन पर मिलने वाले सब उसे सिर झुकाकर विश कर रहे थे, पर वो सबको इग्नोर करते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ गया। उसके पीछे तेज हमेशा की तरह फाइल्स उठाए हुए सबकी विश का जवाब देते हुए अंबर के पीछे भागा जा रहा था। अंबर लिफ्ट के आगे रुक गया, पर तेज की ब्रेक समय पर नहीं लगी और वो उससे टकरा गया। उसकी फाइल्स बिखर गई। अंबर ने आग बरसाती आंखों से उसे देखा। तेज कंधे उचकाते हुए बेवकूफ़ों की तरह हंस दिया। अंबर कुछ नहीं बोला। लिफ्ट खुली और वो उसमें चढ़ गया बिना तेज का इंतजार किए। उसने टॉप फ्लोर का नंबर दबा दिया। तेज अभी फाइल्स उठा रहा था कि लिफ्ट बंद हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मुंह खुला का खुला रह गया। ये जब से अंबर का असिस्टेंट बना है, ये पहली बार हुआ है कि अंबर उसे ऐसे छोड़ गया। यही जिल्लत कम थी कि उसने पीछे देखा, सारा स्टाफ उसे आंखें फाड़े देख रहा था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहा, सर ने तुम लोगों की देख कर नाम नोट करने के लिए मुझे यहाँ छोड़ा है। मैं जाकर एक एक के नाम सर को बताने वाला हूँ। उसकी बात सुनते ही सब भाग गए। तेज ने चैन की सांस ली और एक विलियन की तरह आंखें तरेरते हुए मन में सोचा, मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती। अंबर बिड़ला, अगर मैंने इस बेइज्जती का बदला न लिया तो मेरा नाम बदल देना। वो लिफ्ट में खड़ा सोचने लगा, नहीं नहीं, मेरा नाम मत बदलना। मेरी मम्मी ने बड़े प्यार से मेरा नाम तेज रखा था। उन्हें वो फिल्मों का विलियन तेज सप्रू बहुत पसंद था, पता नहीं क्यों। बदला लेना कैंसिल। अब जल्दी करूं, उनकी जलन की आग में कहीं मैं न जल जाऊं। लिफ्ट रुकते ही वो भाग कर अंबर के कमरे में पहुंच गया। अंबर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर फाइल्स की तरफ देखा। तेज उसकी नज़र को समझता था। उसने जल्दी से फाइल्स उसके आगे रख दी। सर, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाता हूँ, तेज बोला। तुम्हें मेरे साथ काम करते कितने साल हो गए? अंबर ने फाइल से मुंह उठाए बिना पूछा। सर, 6-7 साल, उसने खुश होकर बताया। उसे लगा कि सर उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए पूछ रहे हैं। इतने साल हो गए और तुम्हें ये नहीं पता कि मैं दोपहर में एक बार ही काफ़ी पीता हूँ, जो मैंने वहाँ पी ली थी, अंबर बोला। सर, आपने मुंह को लगाई भी नहीं थी, इसलिए पूछ लिया, तेज ने कहा। तो अंबर ने उसे घूर कर देखा और बोला, वो हमारी नाइजीरिया वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है, भेजूं? अरे नहीं सर जी, मैं चला तो जाऊं, पर आपका ख्याल कौन रखेगा, तेज बोला। उसके लिए मैं और किसी को रख लूँगा, अंबर ने मुस्कुरा कर कहा। नहीं सर जी, ऐसा न कीजिए, मैंने अपनी मरती हुई माँ को कसम दी थी कि मैं सारी उम्र आपका गुलाम बनकर रहूँगा। उसने अंबर के पास जाकर उसके घुटने पकड़ लिए। अंबर अपना पैर छुड़ाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ़ किया, अब जाओ, जाकर तुम कॉफ़ी पी लो। तेज खुश होकर उठा और बाहर चल दिया। रेहान ने वापस अमेरिका जाना था। उसने मेहर को फ़ोन किया, हेलो, मैं हूँ, मैं आज रात की फ़्लाइट से वापस जा रहा हूँ, अगले साल स्टडी पूरी करके आ जाऊँगा।
पर तुझे ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर देना, सब कुछ छोड़कर आ जाऊँगा, घबराना नहीं। कुछ देर बात करके उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद मेहर रोज़ घर पर अंबर की वेट करती, पर अंबर वहाँ नहीं आता था। उसने अलग घर ले रखा था। उसकी सास भी अपनी सहेलियों के साथ दुबई चली गई थी। इसी तरह दिनों से हफ्तों और हफ्तों से महीने, महीनों से साल बन गए। वो अंबर को सिर्फ टीवी और मैगजीन में ही देखती थी। हर फंक्शन में दीपिका उसके साथ होती थी। मेहर रोज उसका इंतज़ार करती, पर वो नहीं आता। एक दिन दोपहर को मेहर का फ़ोन बजा। उसने देखा ये दीपिका का डॉक्टर था। उसने फ़ोन उठाया। हेलो मेहर, आप हॉस्पिटल आ जाओ। उसने इस साल में लगभग 20 बार खून दिया होगा। मेहर को लगा कि आज वो अंबर को देख पाएगी, इसलिए वो उसी वक्त हॉस्पिटल पहुंच गई। पर उसने देखा आज वहां अंबर नहीं था। उसने ब्लड दिया, फिर वो दीपिका के पास गई। उसने देखा कि वो नर्सों से बातें कर रही थी। उसके आते ही दीपिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, देखो ये आ गई अंबर की सो कॉल्ड वाइफ। तुम्हें पता है मेहर, उसने तुमसे शादी क्यों की? ताकि मुझे सर्जरी होने तक परमानेंट डोनर मिल सके। उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी और फिर अंबर तुम्हें तलाक देकर मुझसे शादी कर लेगा। उसने मेहर का मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा। दीपिका बोले जा रही थी और मेहर चुपचाप सुन रही थी। दीपिका आगे बोली, तुम्हें पता है 20 तारीख को कंपनी की एनिवर्सरी है। उसमें दुनिया भर के लोग आएंगे, लेकिन अफसोस उनमें तुम नहीं होगी, क्योंकि अंबर की डेट तो मैं बनकर जा रही हूँ। और हंसने लगी। मेहर को उसकी बात पर गुस्सा आया। उसका दिल किया कि वो उसको एक थप्पड़ मारे। वो उसके पास गई और थप्पड़ मारने ही लगी कि अंबर आ गया। उसने ये सीन देखकर मेहर को कहा, ये क्या कर रही हो तुम? कहकर उसने मेहर का हाथ पकड़कर झटक दिया। ओ, तो आप आ गए इसे बचाने। चलो इसी बहाने सही आपकी शक्ल तो दिखी। मेहर हंसते हुए बोली। फिर जाते हुए बोली, चिंता न कीजिए, मरती नहीं है ये। खून जमा करवा दिया है, जब ज़रूरत हो तो चढ़ा देना। दे दिया? अच्छी बात है, तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख आ जाएंगे, अंबर ने जवाब दिया। दीपिका को बहुत मज़ा आ रहा था। अंबर, आप इसे ऐसा मत कहिए, उसी ने तो मेरी जान बचाई है, दीपिका बोली। ठीक है, रेस्ट करो, कहकर अंबर बाहर आ गया। उसने देखा कि मेहर सर झुकाए अपने आप में खोई चली जा रही थी। उसकी पीठ से उसका अकेलापन साफ झलक रहा था। वो उसे बुलाने ही वाला था तो फिर इसे रेहान याद आ गया। उसने इरादा बदल दिया। उसने तेज को फ़ोन करके कहा, मेहर के अकाउंट में 20 लाख डाल दो। पर सर, बात तो 10 लाख की हुई थी। तो क्या? ओके सर। तेज ने उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए भेज दिए। मेहर हॉस्पिटल से बाहर आई ही थी कि उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने देखा कि उसके अकाउंट में 20 लाख आए हैं। 20 लाख क्यों? चलो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने कौन सा इसे इस्तेमाल करना है? इस दीपिका के लिए इतने पैसे उड़ा रहा है। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? इसे मेरी रत्ती भर भी फिक्र नहीं है। खून की कीमत बढ़ाने का क्या मतलब है? मुझे जताना चाहता है जैसे मैं इसके पैसों की भूखी हूँ। उसे अंबर पर गुस्सा आ रहा था। मेरे होते हुए वो किसी और को अपनी डेट बनाकर कैसे ले जा सकता है? वो दीपिका खुद को समझती क्या है? नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब कंपनी की एनिवर्सरी थी। फंक्शन पूरे जोरों पर था। मेहर ने तेज से एक टिकट ले लिया था, वो भी वहाँ आ गई। वो नीले रंग का गाउन पहनी हुई थी। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हर लड़का उसे देख रहा था। कुछ तो उसे प्रपोज करने भी आ रहे थे, पर उसकी नज़र तो कपल ड्रेस पहने अंबर और दीपिका पर थी। ऑफिस की लड़कियां मेहर से जल रही थी कि क्यों सब लड़के उसे ही देख रहे हैं। यहाँ तक कि अंबर भी रह रह कर उसे ही देख रहा था। उन्हीं लड़कियों में से एक ने उसे जूस में ड्रिंक मिलाकर दे दिया। उसे नशा हो गया। वो अंबर के पास गई और गाना गाने लगी। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐजाने वफा ये जुल्म न कर। रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ऐजाने वफा ये जुल्म न कर। हम चाहने वाले हैं तेरे, यूं हमको सताना ठीक नहीं। महफिल में तमाशा बन जाए, इस दर्जा सताना ठीक नहीं। मर जाएंगे हम, मिट जाएंगे हम, ऐजाने वफा ये जुल्म न कर। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, ऐजाने वफा ये जुल्म न कर। वो अंबर की बाह पकड़े दीपिका को परे धकेल कर अंबर के आसपास गाना गा रही थी। अंबर भी बुरा नहीं मान रहा था। तभी दीपिका ने आकर मेहर को थप्पड़ मारा। उसका सिर पास पड़े टेबल से जा टकराया। उसके सिर से खून बहने लगा, पर अंबर ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, उल्टा दीपिका को लेकर चला गया।
मेहर को उस पर बहुत गुस्सा आया, उसको थप्पड़ लगा है, खून उसको निकला है और लेकर वो दीपिका को चला गया। उसे समझ आ गया कि अंबर सिर्फ दीपिका को ही चाहता है। कुछ सोचकर वो भी घर वापस आ गई। उसने अलमारी में रखे डिवोर्स पेपर उठाए, उन पर अपने साइन किए और उनकी फ़ोटो खींच कर तेज को सेंड कर दी और मैसेज किया, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। फिर उसने अपने पापा को फ़ोन किया और सामान लेकर सामू काका को बोली, अच्छा काका मैं चलती हूँ, मेरा ध्यान रखने के लिए थैंक यू। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? अब तो घर में सब ठीक था, बड़ी मैडम भी घर पर नहीं है, फिर आप क्यों जा रही हैं? काका बोले। काका कहते हैं ना, जहाँ कद्र न हो वहाँ रहना नहीं चाहिए। मैं इस बात को गलत साबित करना चाहती थी। मैंने सोचा था कि मैं अंबर से शादी करके उसे इतना प्यार दूंगी कि वो अपने आप कद्र करने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं जान गई हूँ कि प्यार के लिए सब कुर्बान करना पागलपन है। कहकर वो चल दी। तभी तेज का फ़ोन आया। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से अंबर बोला, ये सब क्या है मेहर? इस डिवोर्स का क्या मतलब है? अब बस कुछ ही दिन रहे हैं, फिर दीपिका की सर्जरी है, तब तक तो उसे ब्लड दे दो, वो मर जाएगी। तो मर जाए ना, मैंने उसके लिए शादी नहीं की थी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि मुझे तुमसे प्यार था, जो अब खत्म हो गया है। मैंने साइन कर दिए हैं, तुम साइन करके भेज देना, मेहर बोली। मेहर मैं पैसे बढ़ाने को तैयार हूँ, 50 लाख ठीक हैं? अंबर बोला। वो परेशान हो गया था, वो हर हाल पर मेहर को रोकना चाहता था। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे पैसों के लिए की? खैर छोड़ो, उन बातों को तुम ना पहले समझ सके थे और ना अब समझ सकते हो। जब तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते तो मेरे शब्दों को क्या खाक समझोगे? अच्छा साइन कर देना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। फिर उसने पापा को फ़ोन किया, हेलो पापा आ जाओ, मैं हार गई पापा, मैं हार गई, मैं अंबर के घर के बाहर हूँ, कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसने पापा से वादा किया था कि जब वो थक जाए या हार जाए तो वो उनके पास आ जाएगी। उसने 5 साल का समय मांगा था और अब 4.5 साल हुए हैं। लगभग 7 महीने रह गए थे पर वो हार गई। जो बंदा 1.5 साल में नहीं बदला वो 7 महीने में क्या खाक बदलेगा? एक महंगी कार उसके घर के सामने सड़क पर आकर रुकी। उसमें से एक हैंडसम डैशिंग सा आदमी निकला। उसने मेहर को गले लगा लिया। ये मेहर के पापा थे, जिनकी उम्र 60 के करीब थी, पर वो 40 के ही लगते थे। उनकी पर्सनालिटी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इतने बड़े बड़े उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने मेहर के आंसू पूछे। उसके माथे पर सूखे खून को देखकर उनके भी आंसू आ गए। उन्होंने उसे जल्दी से कार में बिठाया। ड्राइवर ने बैग कार में रखा। पापा बोले, घर चलो। उन्होंने उसी वक्त कोई नंबर मिलाया और बोले, जल्दी घर आओ। मेहर कुछ नहीं बोली। वो अच्छे बच्चों की तरह पापा की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहा था। उसने उस पत्थर दिल अंबर के लिए अपने इतने प्यारे पापा को छोड़ दिया। उसके पापा उसकी फीलिंग समझ रहे थे। वो अंबर का नाम भी नहीं लेना चाहते थे, जबकि उसके माथे पर सूखे खून से उनका खून गुस्से से उबाले मार रहा था। उनका दिल कर रहा था कि वो अंबर को उतना ही खून बहाए, पर वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। उससे कोई रिश्ता ही नहीं रखना था, न दोस्ती का न दुश्मनी का। उनकी आंखें भी नम हो गई थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उसके सस्ते से कपड़े, कहाँ वो इटली से मंगाए ब्रांडेड कपड़े पहनने वाली और कहाँ से गलियों से लिए सस्ते कपड़े। उन्होंने उसके हाथ देखे। उसमें अभी भी जगह जगह जख्मों के निशान थे। रुई से मुलायम उसके हाथ। ये सब क्या कर लिया इसने? अपनी फूलों से भी नाजुक बेटी को इस हालत में देखकर दिल अंदर तक छिल गया उनका। वो धीरे धीरे उसके सिर को सहलाने लगे। उन्हें तब पता चला कि उसे बुखार है। उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। पापा के सहलाने से मेहर को पता भी न चला वो कब सो गई। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने पापा के घर में अपने कमरे में थी। उसके माथे पर पट्टी थी, उसके हाथ पर ड्रिप वाली सुई लगी थी और उसके बेड पर उसके पापा बेड के हेड पर सिर टिकाए बैठे थे। उसके हिलते ही पापा उठ गए। अरे मेरी परी उठ गई। उन्होंने बेड के साइड बॉक्स पर रखे फ़ोन से नीचे किचन में फ़ोन किया, बेबी के रूम में खाना लाओ। कुछ ही देर में एक शेफ खाने की ट्राली लेकर उनके पास आ गई। हर एक डिश उसकी पसंद की थी। मेहर को उसके घर बिताए दिन याद आ गए। उसे याद आया कि अंबर के हुक्म से उसके लिए स्पेशल खाना बनता था, पर अंबर की मम्मी वो खाना खुद खा लेती थी और उसे कहती थी कि खुद बना कर खा। इसे जो भी थोड़ा बहुत बनाना आता था वो बनाकर खा लेती थी।
उसकी माँ ने घर की साफ सफाई वाली को निकाल दिया था। सारे घर की सफाई से ही करनी पड़ती थी। कभी कभी काका इसकी मदद कर देते थे, पर ज़्यादातर तो उसे करना ही पड़ता था। उस दिन फिर वो खाना भी नहीं बना पाती थी और भूखी ही सो जाती थी। लो मेहू, मुंह खोलो। पापा की आवाज़ ने उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाला। उसने देखा पापा हाथ में चम्मच लिए उससे कह रहे थे। उसने मुंह आगे करके खा लिया। उसके आंसू फिर बह निकले। पापा बोले, सब भूल जा मेहू, जो होना था हो गया। ये तेरी जीत थी बेटा, अब जो होगा सब अच्छा होगा। उन्होंने एक चम्मच और भरकर उसके आगे कर दिया। मेहर ने सारा खाना पापा के हाथों से ही खाया। उसे 4.5 साल हो गए थे पापा से दूर हुए। उसके पापा भी सारा काम काज छोड़कर फ़ोन बंद करके अपनी लाडली के पास बैठे थे। पापा, भैया कहाँ हैं? मेहर बोली। वो काम के सिलसिले में लंदन गया है, फ़ोन पर बात कर लेना। वो पिछले 4.5 सालों में जहाँ भी गया तेरा गिफ्ट लाना कभी नहीं भूला। सारे गिफ्ट उस अलमारी में पड़े हैं, अभी न देखने लग जाना, पहले ठीक हो जाओ फिर गिफ्ट देखना, पापा बोले। इधर बिरला मेंशन में अंबर उसी वक्त घर की तरफ आ गया। एक महंगी कार उसके पास से गुजरी। वो सोच रहा था इतनी महंगी कार किसकी है। तभी तेज बोला, सर ये साहिल सिंघानिया यहाँ क्या कर रहा है? ये कार उसकी ही है। साहिल सिंघानिया? वो मेरे घर क्यों आएगा? अंबर बोला। आपके घर नहीं सर, किसी और के घर आया होगा, या यहाँ घर न ले रहा हो। तेज बोला। दफा करो, तुम जल्दी चलो, वो चली न जाए। उसके कहते ही तेज जल्दी से उसके घर ले आया। उसने बेल बजाई। काका ने सोचा कि मेहर वापस आ गई, लेकिन उसने देखा कि ये तो अंबर है। अंबर ने अंदर आते ही पूछा, वो यही है कि चली गई? चली गई सर जी, वो बेचारी करती भी क्या, दिन रात आपका इंतज़ार करती थी पर आप आए ही नहीं। जानते हो सर जी, कल आपका बर्थडे था ना, तो उन्होंने अपने हाथ से केक बनाया था। उन्हें उम्मीद थी कि आप आओगे, पर आप आए नहीं। वो वहाँ दरवाजे के पास खड़ी आपकी कार के आने का इंतज़ार करती रही। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मैं बुलाने गया, वो नहीं आई। मैंने छतरी दी, उन्होंने ली ही नहीं। रात से उन्हें बुखार था और दीपिका ने खून के लिए बुला लिया, ऐसे ही चली गई। फिर पार्टी के लिए बहुत खुश होकर गई थी, पर जब आई तो उनके माथे से खून बह रहा था। मैंने कहा कि दवा लगा दूं, तो बोली, काका कहाँ कहाँ दवा लगाओगे? ये जख्म तो दिखता है, जो जख्म दिखता ही नहीं उसे दवा कैसे लगाओगे? बहुत दर्द था उसकी आवाज़ में। जब वो घर से जा रही थी तो मैंने रोका था, तो मुझे कहती है कि काका, जहाँ कद्र न हो वहाँ रहना नहीं चाहिए। उसने सोचा था आप उसके प्यार की कद्र करोगे, पर आपने उसकी जरा भी कद्र नहीं की और वो चली गई। क्या उसको खून निकल रहा था? उसे ये चोट कब लगी? और बुखार भी था? ये लड़की पागल है क्या? अंबर बोला। सर, जब दीपिका ने उसको थप्पड़ मारा था तो वो टेबल से टकराई थी, शायद उसी वक्त लगी हो। तेज बोला। तो तुम वहाँ क्या कर रहे थे? तुम देख नहीं सकते थे? मुझे बता नहीं सकते थे? अंबर को खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने सारा गुस्सा तेज पर निकाल दिया। सर, आप दीपिका मैडम को लेकर चल दिए तो मुझे भी तो आपके साथ ही चलना था, वरना आपकी कार कौन चलाता? तेज बोला। दीपिका को तो मैं इसलिए गया था कि अगर उसका गुस्सा बढ़ जाता तो उसकी बीमारी बिगड़ सकती थी और उसके लिए खतरा था। अंबर बोला। फिर काका की तरफ मुँह करके बोला, वैसे कुछ देर पहले ही तो मेरी उससे बात हुई, इतनी जल्दी कैसे चली गई? हमने तो कोई टैक्सी भी यहाँ से जाती नहीं दिखी। वो कैसे गई? अंबर ने पूछा। साहब, एक बहुत महंगी कार आई थी, उसमें कोई आदमी निकला था, मैडम जी उसके साथ चली गई, काका बोले। वो लंबी सी काली कार? तेज ने पूछा। हाँ जी साहब। उसकी बात सुनकर दोनों हैरान रह गए। मेहर साहिल को कैसे जानती है? हाँ, हो सकता है, जब ये रेहान को जान सकती है तो साहिल को भी जान सकती है। वो कुछ देर सोचते रहे कि उसे कैसे बुलाएं, फिर तेज चला गया। उसके जाने के बाद काका फिर अंबर के पास आए और बोले, सर एक बात बताऊं, पर बात सुनकर आप बड़े मैडम को कुछ नहीं कहना, नहीं तो वो मुझे डांटेंगी। क्या बात है काका? नहीं, मैं उन्हें कुछ नहीं कहता, बताओ, अंबर उसे हौसला देते बोला। सर, आपने छोटी मैडम के लिए जो खाना बनाने को कहा था हम वो बनाते तो थे, पर वो खाना बड़ी मैडम खुद खा लेती थी और छोटी मैडम को खुद से खाना बनाकर खाने को कहती थी। उन बेचारी को एक मैगी के सिवा कुछ बनाना नहीं आता था, वही बनाकर वो खा लेती थी। इतना ही नहीं, बड़ी मैडम ने सफाई करने वाली को निकाल दिया और सारे घर का काम वो छोटी मैडम से करवाती थी। उस बेचारे ने कभी ये काम किया नहीं होगा, वो मुझसे पूछ पूछ कर सारा काम करती थी।
बताते हुए काका की आंखों में आंसू आ गए। अंबर का दिल भी हिल गया, उसे बहुत बुरा लगा। तुमने मुझे ये सब बताया क्यों नहीं? मैंने उसे यहाँ इसलिए नहीं रखा था, मैं सोचता था कि मम्मी भी अकेली हैं और ये भी अकेली है, दोनों को एक दूसरे का साथ हो जाएगा। मुझे क्या पता कि यहाँ ये सब होगा। पर मेहर ने क्यों नहीं बताया? वो क्यों ये सब करती रही? सर, वो आपको बहुत प्यार करती थी, कहती थी कि किसी दिन तो आप आओगे, कभी तो उनकी सुध लोगे। सर, एक बात और बता दूं आपको, वो जो उसके हाथों में कांच लगा था ना, वो भी बड़ी मैडम की वजह से ही हुआ था। मैडम की सहेलियां आई थी, उनके सामने मैडम ने इन्हें नौकरानी कहा और उससे खाली ग्लास उठाने को कहा। उनसे एक ग्लास गिरकर टूट गया तो मैडम ने उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और वो कांच के टुकड़े उठाने को कहा। उनकी एक सहेली ने इसे धक्का दे दिया तो वो कांच के टुकड़े उसके हाथ में चुभ गए। पर उस बच्ची ने सी तक नहीं की, उसके बाद भी बड़ी मैडम की हर बात मानती रही। पर अब पता नहीं क्यों छोड़ गई, काका ने रोते हुए बताया। अंबर काका की सारी बात सुन रहा था, उसके आंख से आंसू छलक गए और वो सोच रहा था, ये मैंने क्या कर दिया? वो लड़की मुझे चाहती थी, इसका मतलब ये थोड़े ही था कि मैं उसे इस तरह टॉर्चर करता। बेचारी क्या सोचती होगी कि प्यार की कीमत ये मिली उसे। वो मेरे लिए दीपिका को खून देने को तैयार हो गई थी, ये क्या कम था जो मम्मी ने इसे इतना तंग किया? आखिर कब तक सहती? पर काका का कहना भी ठीक है, अब तक सब सह रही थी, फिर उस दिन ऐसा क्या हुआ? उस दिन दीपिका ने इसे थप्पड़ मारा था, शायद जिसके माथे पर चोट भी लगी थी, और मैंने उसे देखा भी नहीं, उल्टा दीपिका को ले गया। उसे कितना बुरा लगा होगा। कहीं उसे मेरे और दीपिका के रिश्ते के बारे में कोई शक तो नहीं है? अगर वो मुझे मौका देती तब तो उसे बताता। बेशक अंबर उसे चाहता नहीं था, पर वो अपनी शादी के लिए वफादार था। वो मेहर को खुश रखना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि इसकी मम्मी ने उसका जीना हराम कर रखा था। उसे रेहान को लेकर थोड़ा शक था, इसलिए वो उससे दूर रहा। वो तो पहले ही उसके खून निकलवाने के लिए खुद को दोषी मानता था, अब उसे और भी अफसोस हो रहा था। वो बस एक बार उससे मिलकर उससे माफ़ी मांगना चाहता था। इधर सिंघानिया निवास में मेहर अब थोड़ा सा सेट हो गई थी। उसने खुद को पक्का कर लिया था कि अब अगर अंबर सामने खड़ा भी हो तो भी वो उसे नहीं देखेगी। वो उसे भुलाकर एक नई जिंदगी जिएगी और जहाँ पापा कहेंगे वहीं शादी करेगी। शाम को वो अपने आंगन में झूले पर बैठी झूले ले रही थी कि किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखें बंद कर दी। वो खुश होकर बोली, भैया आ गए हैं आप? तुझे कैसे पता चला मैं हूँ कि मैं हूँ? आपकी परफ्यूम से। ऐसी परफ्यूम सिर्फ आपके पास है, मेहर बोली। मेरी छुटकी कैसी है बेटा? साहिल ने मेहर के साथ झूले पर बैठते हुए पूछा। ठीक हूँ भैया, अब मैं आपके साथ ही रहूँगी, उसका नाम भी नहीं लूँगी, मेहर बोली। अच्छा, किसकी बात कर रही है तू? साहिल ने पूछा। वही अंबर की, मेहर बोली। अभी तो कह रही थी कि नाम भी नहीं लूँगी उसका, और साथ की साथ ले भी लिया। भैया आप बहुत खराब हो, आपने पूछा इसलिए मैंने बताया, नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, मेहर बोली। कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया बच्चा, अब मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा कि हर लड़का तेरे पास दौड़ा आएगा। सुंदर तो मेरी बहन शुरू से ही है, बस अब पर्सनालिटी सुधारना बाकी है। कल से तुम मेरे साथ कंपनी चलना, साहिल बोला। लेकिन भैया पहले तो पापा मुझे सबके सामने लाना नहीं चाहते थे, फिर अब क्यों कंपनी में ले जाना चाहते हैं? मेहर बोली। इसे क्या पता, मैं बताता हूँ। पहले मैं तुझे इस खराब दुनिया से दूर रखना चाहता था बेटा, पर पिछले 3 साल में जो कुछ तुमने सहा है उससे लगता है कि अब तुम कंपनी संभाल सकती हो। इसलिए हमने तय किया है कि तुम्हारे 25वें बर्थडे पर ग्रैंड पार्टी के साथ तुम्हें इस कंपनी का ऑनर बना देंगे, मेहर के पापा बोले। अगले दिन वो कॉफ़ी कलर का बिजनेस सूट पहनकर साहिल के साथ अपनी कंपनी सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज में आई। सारा स्टाफ उनके स्वागत के लिए खड़ा था, किसी को पता नहीं था कि ये कौन है। सब उसे देखकर हैरान हो रहे थे। जो बड़ी पोस्ट पर थे वो उसे देखकर जल भून रहे थे कि ये कल की लड़की हमारी बॉस बनेगी, ये कैसे हो सकता है? साहिल की बाहें पकड़े वो आगे बढ़ रही थी, सभी उन दोनों को विश कर रहे थे। जलने वाले सोच रहे थे कि ये लड़की शायद साहिल की गर्लफ्रेंड है और इसने साहिल को अपने रूप जाल में फंसाकर ये सीईओ की पोस्ट हासिल की होगी। साहिल उसे बड़े प्यार से देख रहा था, सो कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कह रहे थे। कुछ लोगों ने उसे गुलदस्ता पकड़ाया तो किसी ने फूल। इन सब की नज़रों को वो ध्यान से देख रही थी। वो सीधे चेयरमैन की लिफ्ट में चले गए।
इसी भीड़ में एक लड़की मधु अंबर की कंपनी में जो काम करती थी, उसने मेहर को वहां देखा था और इसके सामने ही अंबर ने उसे निकाल दिया था। सब यही कहते थे कि इसने अंबर पर डोरे डाले, पर अंबर इस चक्कर में नहीं फंसा, उसने इसे ही निकाल दिया। इसने खुद भी अंबर की कंपनी कुछ हफ्ते पहले ही छोड़ी है, क्योंकि वो इसे उस कंपनी के एक कर्मचारी से प्यार हो गया था और दोनों ने शादी कर ली थी। रूल्स की वजह से इसे वो कंपनी छोड़नी पड़ी। अब जब इसने देखा कि इसकी डायरेक्टर मेहर से चिढ़ रही हैं, तो वो डायरेक्टर की चहेती बनने के चक्कर में उसके पास गई और बोली, मैडम आपने देखा वो लड़की मेहर कैसे बिना कुछ किए इतनी बड़ी पोस्ट पर लग गई। मैडम ये ऐसी ही है, ये देखिए इसने बिरला ग्रुप के मालिक पर भी डोरे डाले थे, पर उसने इसे उसी वक्त निकाल दिया था। इसने वो वीडियो अब भी संभाल कर रखी थी कि कल को अगर अंबर ने इसके पति को परेशान किया तो ये वीडियो अंबर को ब्लैकमेल करने के काम आएगी, क्योंकि इसमें वो मेहर पर कॉफ़ी फेंकता साफ दिख रहा था। डायरेक्टर ने ये वीडियो देखी तो वो बोली, ये मेरे फ़ोन पर सेंड करो, मैं देखती हूँ वो कैसे यहाँ टिकती है। मधु ने इसी समय वो वीडियो उसे सेंड कर दी। वो फ़ोन लेकर सीधे साहिल के कमरे में गई। वो देखकर हैरान रह गई कि मेहर साहिल की कुर्सी पर बैठी थी और साहिल कुर्सी को घुमा रहा था। उसे देखकर साहिल बोला, क्या बात है? कुछ नहीं सर, मैं फिर आ जाऊंगी, कहकर वो वापस आ गई। उसने देखा कि ये लड़की तो साहिल के कुछ ज़्यादा ही करीब है, इस तरह तो ये मानेगा नहीं। उसने अपनी कंपनी की फोरम में ये वीडियो डाल दी और साथ में लिख दिया कि इसने पहले बिरला ग्रुप के मालिक को फंसाना चाहा था, पर वो फंसा नहीं। अब ये यहाँ हमारे बास को फंसाने आ गई है। वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो गई। सबने वो वीडियो कई कई बार देखी, देखकर आगे भी भेज दी। साहिल के असिस्टेंट रोमिल ने ये देख लिया। वो साहिल के पास आया, सर एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोलो, उसने इशारे से साहिल को मेहर से दूर होने को कहा। साहिल उसके पास आया तो उसने अपना फ़ोन उसे पकड़ा दिया। साहिल ने फ़ोन देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। वो गुस्से में बोला, उस कमीने अंबर की ये मजाल, इसने मेरी फूल सी बच्ची पर गर्म काफ़ी फेंकी। उस वक्त मेहर के कान पर एयर डॉप लगे थे, उसे कुछ नहीं सुना। सर बात अंबर की नहीं है, किसी ने अपनी कंपनी के फोरम में ये डाला है ताकि आप इसे निकाल सकें। हमारी मेहर मैडम की बेइज्जती हो रही है, रोमिल बोला। दो काम करो, एक तो उस बंदे को पकड़ो जिसने ये डाला है, दूसरा इस वीडियो को इसी वक्त डिलीट कर दो, साहिल ने आर्डर दिया। रोमिल ने उसी वक्त साहिल के आर्डर के मुताबिक उसकी छानबीन की और वो उस डायरेक्टर वर्मा तक पहुंच गया। उसने उसी वक्त उसे साहिल के सामने पेश होने को कहा। उसके बाद उसने वो वीडियो फोरम से डिलीट कर दी। डायरेक्टर वर्मा जानती थी कि उन्हें क्यों बुलाया गया है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। वो तो साहिल को मेहर की असलियत दिखाना चाहती थी, पर उन्हें क्या पता था कि वो किस मुसीबत में पड़ गई हैं। साहिल बैठा फ़ोन पर वो वीडियो देख रहा था। उसे अंबर पर गुस्सा आ रहा था। साहिल की पर्सनालिटी बहुत ही रौबदार थी, बिल्कुल अंबर की तरह। वो भी 6.5 फुट लंबा गबरू जवान था, उम्र 28 साल। वो और अंबर एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़े थे। दोनों एक से बढ़कर एक हैंडसम थे। अक्सर कॉलेज में उनके नाम पर शर्तें लगती थी। उस वक्त क्या आज भी शहर की लड़की इन पर मरती है, पर इन दोनों ने कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा, क्योंकि इन दोनों की सोच एक ही है, और वो ये कि लड़की से दूर रहो, क्योंकि इतिहास का हर युद्ध लड़कियों की वजह से हुआ। और अब इनके जीवन में भी ये सच होने जा रहा था कि इनके बीच भी मेहर के कहल लड़ाई होगी। अपने टाइम में दोनों अच्छे दोस्त थे, पर दोनों के पापा आपस में बिजनेस राइवल होने के कारण ये भी धीरे धीरे दुश्मन बन गए। आज ये एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे। जब मेहर ने अंबर को लेकर पापा से शर्त लगाई थी, उस वक्त एक बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। जब ये आया तो मेहर जा चुकी थी। वो वीडियो देख रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसका मन हो रहा था कि अंबर ने जैसे मेहर पर गर्म काफ़ी फेंकी है, वैसे ही वो अंबर को उबालते पानी में फेंक दे, ताकि उसे भी जलने का एहसास हो। पर वो मजबूर था। उसके पापा ने उसे रोक दिया था कि अगर तुम कुछ करोगे तो इसमें बदनामी अपनी मेहर की होगी। इसलिए वो बैठा खुद से ही लड़ रहा था। जब डायरेक्टर साहिल के कमरे में आई तो वो अकेला ही था। असल में मेहर साथ वाले कमरे में आराम से गाने सुन रही थी। उसे कोई लेना देना नहीं था कि इधर ऑफिस में क्या हो रहा है। सर आपने मुझे बुलाया? डायरेक्टर ने पूछा।
साहिल ने सीधे सीधे पूछा। वो वीडियो फोरम में तुमने डाला? हाँ जी सर, मैं इस मेहर की हकीकत आपको दिखाना चाहती थी। ये बहुत ही चालाक लड़की है। इसने आपसे पहले उस अंबर पर डोरे डाले, लेकिन उसने इसे कंपनी से बाहर निकाल फेंका। सर, आप भी इसकी बातों में न आना, इसे निकाल दीजिए, डायरेक्टर बोली। किसे रखना है और किसे निकालना है ये मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे ये बताओ कि ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आया? साहिल ने गुस्से से पूछा। वो मेरी असिस्टेंट ने दिया। अब उसे डर लगने लगा था। वो डर कर बोली। बुलाओ उसे अभी, इसी वक्त, साहिल गर्जा। जी जी सर, बुलाती हूँ। उसने उसी वक्त मधु को फ़ोन करके साहिल के ऑफिस बुला लिया। वो भी भागती हुई आई। उसने सोचा कि कहीं सारा क्रेडिट डायरेक्टर न ले जाए। उसने अंदर आते ही साहिल को कहा, यस सर। ये वीडियो कहाँ से मिला? साहिल गुस्से से बोला। वो मैं वहाँ का काम करती थी, ये मेरे सामने हुआ है, मैंने खुद ही बनाया है। मधु भी साहिल का गुस्सा देखकर डरते हुए बोली। मधु को लगा मानो उसकी जान निकल गई। फ़ोन दो, साहिल ने उसकी तरफ हाथ किया। मधु ने अपना फ़ोन जैसे ही उसके हाथ पर रखा, फटाक एक धमाके के साथ फ़ोन दीवार पर जा लगा और चूर चूर हो गया। मधु अपने मुंह पर हाथ रखे उस तरफ देख रही थी। किसी और के पास है? साहिल बोला। मधु सिर हिलाते हुए बोली। साहिल ने डायरेक्टर की तरफ देखा। डायरेक्टर ने अपना फ़ोन खुद ही दीवार पर दे मारा। साहिल बोला, ये फर्स्ट और लास्ट चांस दिया मैंने तुम्हें, अब तुम खुद ही समझदार हो। अगर आसपास भी कुछ ऐसा हो तो रोक देना। दोनों मुंह लटका कर जल्दी से भाग ली। डायरेक्टर ने अपने कमरे में आते ही कुर्सी पर बैठकर सांस ली। मधु भी उसके पास बैठ गई। डायरेक्टर वर्मा बोली, अगर आगे से ऐसा कुछ बकवास किया तो देख लेना। वो लड़की इनकी कंपनी लूटे, इन्हें लूटे, हमें मतलब नहीं। हम अंधे बहरे हैं, हमें न कुछ दिखाई देता है और न ही कुछ सुनाई देता है, समझी? और जो भी वहाँ हुआ किसी से मत कहना। मैडम, पर मेरा फ़ोन, मधु ने उदास सी शक्ल बनाकर कहा। शुक्र करो तुम्हारा फ़ोन ही उठाकर मारा। अगर उनसे फ़ोन मांगा तो तुम्हें उठाकर बाहर मारने में टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्टर बोली। मधु वहीं चुप होकर बैठ गई। साहिल ने रोमिल से कहकर वो फ़ोन वहाँ से उठवा दिए। फिर वो अंदर मेहर के पास गया। मेहर ने बेड के हेड पर अपने पैर टिकाए हुए थे और वो आराम से लेटी गाने सुन रही थी, पर उसका चेहरा उदास था। साहिल का दिल अंदर तक दर्द से भर गया। उसने मेहर का हाथ पकड़ा तो मेहर ने आंखें खोल दी। उसने साहिल की तरफ देखा तो उसकी आंख से आंसू टपक पड़ा। साहिल ने एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, क्या हुआ मैं हूँ, कहीं दर्द है क्या? हाँ भैया, यहाँ दिल में है। वो गाना ही ऐसा था, इसने रुला दिया। उसने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑफ किया तो गाना कमरे में गूंजने लगा। वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, वो मेरा प्यार मेरा दर्द मुझे लौटा दो। नींद जितनी भी मैंने खोई है, चैन जितना भी मैंने खोया है, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। गाना बंद करके साहिल बोला, मैं सारे सैड गाने ही बंद करवा दूंगा। जो मेरी मेहर को रुलाए उसे दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। भैया, ये रोना मैंने अपनी किस्मत में खुद लिखा है, मेहर बोली। अच्छा, तू खुश कैसे होगी? साहिल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। निया को बुला दो भैया। निया से मिले हुए उसे 2-2.5 साल हो गए। वो कॉलेज के बाद कहाँ गई इसे कुछ पता नहीं। जो हुक्म मेरे आका, साहिल चिराग के जिन्न की तरह सिर झुकाकर बोला। उसने उसी वक्त रोमिल को फ़ोन किया। हेलो, मेहर की कॉलेज फ्रेंड निया को हाजिर करो, लंच टाइम तक यहाँ होनी चाहिए। यस सर, रोमिल बोला और उसी वक्त लैपटॉप पर उंगली चलाने लगा। कॉलेज इनका अपना था, सो ढूंढने में देर नहीं लगी। वो किसी ऑफिस में काम कर रही थी। रोमिल गया और उसके बॉस से कहा, बॉस ने निया मैडम को बुलाया है। रोमिल के बॉस को सब जानते थे, उसे ना कौन कह सकता था। निया बोली, कौन है आप, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? डरिए मत मैडम, आपको मेहर मैडम ने बुलाया है, रोमिल बोला। मेहर मैडम? मेहर ने स्कूल और कॉलेज में सबसे छुपाया था कि वो एक अमीर घर की लड़की है। निया ने सोचा शायद उसने किसी अमीर से शादी कर ली हो। ये सोचकर वो रोमिल के साथ चल दी। कार रुकने पर जब उसने बिल्डिंग की तरफ देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनीज। चलिए मैडम, रोमिल ने हाथों को फैलाते हुए उसे चलने का इशारा किया और वो चल दिया। निया उसके पीछे भागती हुई चल रही थी। वो अक्सर मैगजीन में इस कंपनी को देखकर यहाँ आने का सपना देखा करती थी। वो उसे नहीं पता था उसका सपना कभी पूरा भी होगा। उसने लिफ्ट पर पढ़ा, चेयरमैन्स लिफ्ट। रोमिल उसमें गया तो उसे भी उसमें जाना पड़ा। वो सोच रही थी कि शायद मेहर ने इस कंपनी के बूढ़े चेयरमैन से शादी कर ली हो।
उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। जैसे ही रोमिल कमरे का दरवाज़ा खोलकर दाखिल हुआ तो वो कमरे को देखती रह गई। उनके पास के कमरे से 10 गुना बड़ा कमरा, बड़ा सा टेबल और उस पर सलीके से रखी हुई फाइल। सामने लिविंग रूम मतलब सोफ़ा और टेबल लगा हुआ था। रोमिल ने उसे सोफे पर बिठाया और साथ वाले कमरे को नॉक किया। हाँ बोलो, काम हुआ? साहिल ने पूछा। जी सर, मैडम बाहर हैं, रोमिल बोला। साहिल मेहर की आंखें हाथों से बंद किए उसे सोफे के पास ले आया। निया खड़ी हो गई। उसने साहिल को देखा तो उसे देखती ही रह गई। हे भगवान, इतना हैंडसम! ये तो वो मैगजीन वाला है। वाह, क्या किस्मत है तेरी मेहर। वो मन ही मन सोच रही थी कि साहिल ने मेहर की आंखों से हाथ हटा दिए। मेहर निया को देखकर खुशी से चिल्ला उठी। वो निया से लिपट गई। फिर निया को छोड़ते ही वो साहिल से लिपट कर बोली, थैंक यू भैया, मेरे सबसे प्यारे भैया। ऐसा करो, तुम अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाकर शॉपिंग करो, ठीक है? देखता हूँ कैसे मूड ठीक नहीं होता। ये लो कार्ड। साहिल उसे कार्ड देते हुए बोला। निया की तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अभी ख्यालों में ही थी कि मेहर उसे कार में बिठाकर मॉल की तरफ चल दे। कार रोमिल चला रहा था। उसे साहिल ने खास तौर पर मेहर का ख्याल रखने के लिए भेजा था। जब हॉर्न बजा तब जाकर निया का सपना टूटा। उसने मेहर से पूछा, मेहर ये सब क्या है? तूने कभी बताया नहीं, पहले मुझे बता, तब मैं तेरे साथ जाऊंगी। निया, मैं आज बहुत खुश हूँ। तुझे पता है कितने साल बाद हम आज मिले हैं। अच्छा सुन, मैं मेहर सिंघानिया हूँ। वो हमारी कंपनी थी और जिसने हमें भेजा वो मेरा भाड़ा भाई साहिल सिंघानिया है। इतना ही बहुत है कि और बताऊँ, जिस स्कूल और कॉलेज में हम पढ़े हैं वो भी हमारे ही हैं। मेहर बताती चली गई और निया का मुँह बड़े से बड़ा खुलता चला गया। क्या तू सच में सिंघानिया की बेटी है? और तूने पहले क्यों नहीं बताया? निया ने पूछा। क्योंकि मुझे डर था कि सब मुझसे मेरे पैसे के कारण दोस्ती करेंगे और वो दोस्ती ऐसी ना होती जैसी अपनी अब है ना? मेहर बोली। हाँ यार, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शायद तुझसे दोस्ती ही ना करती। चल छोड़, पर अब अच्छा लग रहा है, मैं तेरी फ्रेंड हूँ, निया उसे गले लगते हुए बोली। मेहर और निया मॉल की सबसे महंगी कपड़े की शॉप पर गए। वो लोग कपड़े देख रही थी। मेहर को एक बेबी पिंक कलर का टॉप पसंद आया। वो जैसे ही उठाने लगी तो वो टॉप किसी ने उसके हाथ से छीन लिया। निया ने वो उससे वापस छीन लिया। इससे वो दूसरी लड़की गिर गई और वो रोते हुए बोली, मेहर, तुम्हें पता है कि मैं बीमार हूँ, फिर भी तुमने जानबूझकर मुझे गिराया है। अपने साथ आई लड़की के सहारे खड़ी होती हुई दीपिका बोली। मेहर अपनी किस्मत पर हैरान थी। आज इतने दिनों बाद खुशी के लिए बाहर आई तो फिर यही मिलनी थी। कोई और मिल जाता। कमाल है, सारी दुनिया छोड़कर मुझे यही मिलनी थी। मेहर उससे उलझना नहीं चाहती थी और किसी को बताना भी नहीं चाहती थी कि असल में वो कौन है। वो कुछ करती उससे पहले ही निया बोल पड़ी। अच्छा, तो तुम्हें पता है कि तुम बीमार हो, तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? और ये टॉप तुमने नहीं, मेहर ने पहले उठाया था, तुमने आकर उससे छीना है। अगर ये फट जाता तो? मेहर ने निया के कान में कहा कि इन्हें मेरी असलियत नहीं बतानी। तब निया धीरे से शरारत से बोली, फिर ये तो और भी आसान है। क्या आसान है? जैसी ये मेहर है सड़क छाप ऐसी ही तुम होगी। तुम्हारी औकात भी है यहाँ आकर शॉपिंग करने की? ओह, मैं तो भूल ही गई, मुझे खून बेचकर काफ़ी कमा लिया होगा इसने। दीपिका मेहर को नीचा दिखाते हुए बोली। आज दीपिका का बर्थडे था। उसने अंबर से जीत की कि वो उसे शॉपिंग कराए, सो उसे मानना पड़ा। वो अभी कार पार्क कर रहा था कि दीपिका को मेहर नज़र आ गई और वो उसके पीछे उस शॉप में आ गई। वो बात कर रही थी कि अंबर का फ़ोन आ गया। उसने जानबूझकर फ़ोन उठाया, दर्द भरी आवाज़ में कहा, हेलो। हाँ अंबर, सीधे आ जाओ, मैं कपड़े की शॉप में हूँ। अंबर का नाम सुनकर मेहर की धड़कन बढ़ गई। बेशक वो उससे बदला लेने की बातें करती है, पर उसका दिल आज भी अंबर का नाम सुनकर धड़कने लगता है। उसने निया से कहा, निया चलो यहाँ से। निया ने मेहर का हाथ पकड़ा और बोली, आने दे तू, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। निया उसे कसकर पकड़कर खड़ी हो गई। दीपिका पास रखे बेंच पर बेचारा समूह बनाकर बैठी तिरछी नज़रों से उन्हें देख रही थी। मेहर अगर जाना भी चाहती तो वो उसे जाने नहीं देती। अंबर उसकी आवाज़ सुनकर सीधा उसके पास आया और बोला, दीपिका क्या हुआ, ठीक हो तुम? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। सर, हम यहाँ आए, मैडम ने वो टॉप उठाया ही था कि उस लड़की ने इन्हें धक्का दे दिया और वो टॉप छीन लिया। दीपिका के साथ आई नर्स बोली। अंबर ने उनकी तरफ देखा तो वो मेहर को देखता ही रह गया। महंगे कपड़ों में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी।
वो कुछ नहीं बोल पाया। उसका दिल कर रहा था वो आगे बढ़कर उसका हाल पूछे, उससे अपने किए की माफ़ी मांगे। तभी दीपिका रोने लगी। अंबर मुझसे ये मांग लेती या सिर्फ कह देती तो मैं ये टॉप उसे दे देती, पर इसे मुझसे पता नहीं क्या बैर है। इसने मुझे धक्का दे दिया। दीपिका ने देखा कि अंबर तो कुछ कह ही नहीं रहा है तो वो बोली, हमें कुछ नहीं लेना है, तुम ये भी रखो। मेहर ने निया के हाथ से वो टॉप लेकर दीपिका की तरफ फेंका और बोली और जाने लगी। दीपिका ने अपने हाथ में पकड़े ब्लेड से टॉप पर कट मार दिया। फिर वो टॉप सेल्स गर्ल्स की तरफ बढ़ाते हुए मेहर को बोली, रुक जाओ मेहर, पहले सेल्स गर्ल को टॉप चेक कर लेने दो, नहीं तो बाद में यूं ही मेरा नाम लगेगा। मेहर और निया रुक गई। सेल्स गर्ल ने कट का निशान देखा और बोली, ओ गॉड, ये तो डैमेज हो गया है। मेहर और निया ने हैरानी से टॉप की तरफ देखा। फिर निया ने उसे पकड़ कर देखा। ये मेरे पास तो बिल्कुल ठीक था। क्या दीपिका की चाल एक बार फिर कामयाब हो जाएगी? क्या अंबर एक बार फिर दीपिका का साथ देगा? क्या अंबर को मेहर की सच्चाई पता चल पाएगी? अंबर की मेहर के ऊपर कॉफ़ी फेंकने की सच्चाई जानकर साहिल अंबर के साथ क्या करेगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। कहानी का अगला भाग और भी इंटरेस्टिंग होगा तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहानी अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।